आज के मुख्य समाचार। राजीव बिंदल का कांग्रेस सरकार पर हमला। हमीरपुर में सेतु का गांधी चौक पर प्रदर्शन। बड़सर विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने हमीरपुर में की प्रेस वार्ता। खुले आसमान में संघर्ष करता दृष्टिहीन संघ। जुब्बल कोटखाई में सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को दिया जा रहा प्रशिक्षण। संपन्न हुआ विद्यापीठ मंगलम स्कूल का वार्षिक समारोह। ऐतिहासिक चर्च में क्रिसमस की तैयारियां जोरों पर। शिमला में बढ़ती क्राइम और नशे पर स्थायी निवासी ने जताई चिंता। क्रिसमस से पहले हिमाचल में उमड़े सैलानी। एआई से बदलेगा हिमाचल का सेब व्यापार। अब समाचार विस्तार से। बड़सर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने अपने करीबी रिश्तेदार का चिट्टे के साथ गिरफ्तारी की खबर पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने नशा तस्करी को समाज के लिए सबसे घातक और विनाशकारी अपराध करार दिया। विधायक लखनपाल ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि चिट्टा तस्करी जैसे अपराध में शामिल व्यक्ति चाहे कोई भी हो, उसे किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि इस तरह के अपराध में मेरा कोई रिश्तेदार ही नहीं बल्कि स्वयं मेरा बेटा भी शामिल पाया जाए तो उसे भी कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लखनपाल ने कहा, नशा युवाओं को बर्बादी की ओर धकेल रहा है और समाज के जड़ों को खोखला कर रहा है। उन्होंने नशे के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जरूरत पर जोर दिया है। इस दौरान विधायक ने एसपी हमीरपुर की भूमिका पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरोपी युवक से उनके कथित संबंधों को उछालना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। जिला पुलिस के मुखिया होने के नाते एसपी को दूसरों पर आरोप लगाने से पहले अपने ही विभाग के कार्य प्रणाली, जांच की निष्पक्षता और कार्यवाही की गति पर आत्म मंथन करना चाहिए। जिस प्रकार से प्रदेश सरकार अपने प्रतिनिधियों के खिलाफ गाहे बगाहे षड्यंत्र के तहत उनके ऊपर झूठे केस बनाकर और उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रही है, ये बहुत ही एक चिंता का विषय है। लगभग 42 वर्ष मुझे भी राजनीतिक क्षेत्र में हो गए हैं। इससे पहले भी प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे, चाहे वो आदरणीय शांता कुमार जी हों, चाहे आदरणीय वीरभद्र सिंह जी हों, चाहे आदरणीय प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी हों, आदरणीय जयराम जी हों। लेकिन इस बार हमने कुछ अलग और भिन्न प्रकार का जो व्यवस्था परिवर्तन के चलते जो देखा है, उससे निश्चित तौर पर जिस प्रकार से सरकार के इशारे पे, चाहे वो पुलिस प्रशासन है, चाहे दूसरे अधिकारी हैं, तो जिस तत्परता से विधायकों के खिलाफ कार्य कर रहे हैं, तो अति निंदा का निंदनीय है। और लोकतंत्र में इस प्रकार की बातें करना कोई अच्छी बात नहीं। और सनसनी फैलाना, पिछले कल यानी कि 1917 मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे साले का लड़का है और वो कहीं चिट्टे के केस में उसको ट्रैप किया गया। लेकिन दुर्भाग्य ये बात ये नहीं है कि मेरा रिश्तेदार है। मैं तो यहां तक भी कहा कि अगर मेरा रिश्तेदार है, मेरा बेटा भी अगर इसमें संलिप्त है तो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से एसपी साहब ने सामने आकर प्रेस वार्ता में मेरा नाम लिया, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। आप जांच करिए। और फिर सबसे बड़ी बात है, उन्होंने पुलिस विभाग ने उसको पकड़ा और उसके बाद उसको छोड़ दिया। तो छोड़ा क्यों? जब आपने पकड़ ही लिया था तो अब उसको अंदर रखते, फिर जब अब वो तर्क दे रहे हैं कि जी हमारे पास इससे ऊपर अधिकार ही नहीं है, क्योंकि 1 ग्राम समथिंग जो उसके पास मात्रा पकड़ी गई चिट्टे की, इसमें कोई प्रावधान नहीं है उनको जेल में रखने का। मैं तो ये कहता हूं कि अगर किसी के पास 0.5 ग्राम भी अगर पकड़ा जाता है, उसको भी जमानत नहीं होनी चाहिए। जहां चिट्टे के लिए चाहे प्रदेश सरकार है, भारत सरकार है, नशे के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं कर रही है,
बंद कैसे होगा आखिरकार? अब जब आप पकड़ते हैं और उसको छोड़ देते हैं तो वो तो नेचुरली फिर दोबारा से उनके संपर्क में आ जाएगा। और ये चिट्टे का जो नशा है, इसका जो रैकेट है बहुत बड़ा है। बात मेरे रिश्तेदार की नहीं है, पूरे विधानसभा क्षेत्र में मैं बड़सर की बात करूं तो ना जाने कितने बच्चे हैं जो चिट्टे की गिरफ्त में हैं। आज तक क्या कार्रवाई पुलिस विभाग ने वहां पे की? बहुत से लोगों के रिश्तेदार भी होंगे। आज हर घर में लगभग अगर 20 घरों को छोड़कर अगर देखा जाए तो एक बच्चा कोई ना कोई चिट्टे का शिकार है। तो प्रशासन कहां क्या कर रहा है? उनका दायित्व क्या है? और फिर इस प्रकार से सोशल मीडिया में जिस प्रकार की छवि को बदनाम करने का कार्य किया गया वो निंदा का पत्र है। ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए। और हमें तो मालूम भी नहीं था कि ऐसी इस प्रकार की घटना हुई है। जब हमें पता लगा तो हमने कोई दबाव बनाने का प्रयास नहीं किया, ना हमने पुलिस से बात की, ना हमने एसपी से बात की। अपना कार्य काम करें और अगर उसमें पकड़ में आते तो सबको पकड़े, जड़ से पकड़े लोगों को। और पुलिस के आसपास ही जहां थाने हैं उसके आसपास ही लोग धंधे कर रहे हैं। और ये चिट्टे की बात तो लग गया है, भांग का काम वहां पे बड़सर में हो रहा है, 2 नंबर की शराब वहां पे बिक रही है। तो पुलिस प्रशासन उस समय क्यों नहीं सामने आता है? विद्यापीठ मंगलम पब्लिक स्कूल महादेव में वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह, जिसे एनुअल डे भी कहा जाता है, वह आज संपन्न हो चुका है। इस कार्यक्रम में छोटे बच्चों ने कई प्रकार की रंगारंग प्रस्तुतियां दी, जिन्हें देखकर उपस्थित लोग बेहद खुश नजर आए। कार्यक्रम के दौरान नन्हे मुन्ने विद्यार्थियों ने नृत्य, गीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। बच्चों की मेहनत और आत्मविश्वास ने सभी का मन मोह लिया। इस अवसर पर स्कूल के निदेशक रमेश शर्मा ने संबोधन दिया। उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए सुविधाएं उतनी ही होनी चाहिए जितनी उनकी जरूरत रहती है। उन्होंने मोबाइल के बढ़ते इस्तेमाल पर चिंता जताते हुए कहा कि आजकल बच्चे मोबाइल का अधिक उपयोग कर रहे हैं। कई बार जब बच्चा घर में रोता है तो माता पिता उसे मोबाइल दे देते हैं, लेकिन यही आदत आगे चलकर माता पिता के लिए परेशानी बन जाती है। निदेशक ने अभिभावकों से अपील की है कि बच्चों से प्यार करें, लेकिन उनके प्रति जरूरत से ज्यादा ओवर प्रोटेक्शन ना करें। बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने और आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। कार्यक्रम के अंत में मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। I speak Konkani, but I'm just like you. My name is Rani Mai. I'm from Chennai. My name is Rani Mai. I'm from Chennai. I speak Tamil, but I'm just like you. I am Vinder from Chandigarh. और कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो अपने घोंसले कभी नहीं बनाते, जो दूसरे के घोंसलों में चोर के रहते हैं। उस ईगल के घोंसले में कोई आम पक्षी नहीं रह सकता। और उस घोंसले को इस तरह से बनाने के पीछे ईगल की मंशा ये है कि मैं अपने बच्चे को अननेसेसरीली रेस्ट ना दूं, अननेसेसरी फैसिलिटीज ना दूं, ताकि वो उस घोंसले में रहने में आनंदित महसूस ना करे और वो उस घोंसले से बाहर निकले। और बाहर निकले तभी उड़ सकेगा, ऐसे कैसे उड़ेगा। तो पहला लेसन जो यहाँ से हमें मिलता है, पेरेंट्स भी यहाँ अभिभावक हैं, टीचर भी हैं, पहला लेसन ये है कि हमें फैसिलिटीज होनी चाहिए पर उन फैसिलिटीज का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और फैसिलिटीज ऐसी हो कि हम उसमें समा ना जाए। आज के वक्त में देखें तो मोबाइल ने हम सबको कैप्चर करके रख दिया है। अब अगर बच्चा रो रहा है तो उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया, पर न जाने आगे जाकर वो मोबाइल उस बच्चे के लिए एक जहर का काम करेगा। दूसरी जो सबसे बड़ी बात तो वहाँ हमने देखी कि जब भी
ईगल अपने बच्चे को बिगनिंग में देखता है। क्या एक माँ को अपने बच्चों से प्यार नहीं है? अब वो ईगल उस छोटे बच्चे को, जो अभी बहुत छोटा होता है, कई किलोमीटर ऊपर जाकर आसमान से फेंक देता है। क्या मारने के लिए फेंकता है? नहीं। अभी उस ईगल के बच्चे की आंखें तक नहीं खुली होती और उसको ऐसी जगह से फेंक दिया जाता है। क्या इसलिए कि उस माँ का दिल माँ का नहीं है? जी नहीं। वो माँ का दिल माँ का है, पर माँ ये सोचती है कि जब मैं कल नहीं होंगी तो इसका क्या होगा। इसलिए मुझे आज ही इसको उस सारी परिस्थितियों को फेस करने के लिए तैयार करना है। जो हमारा शिक्षाविद लोगों का और पेरेंट्स का यही काम है कि हम इन बच्चों को कल के लिए सेल्फ डिपेंडेंट बनाना चाहते हैं। अब वो जब इतनी हाइट से उस छोटे बच्चे को फेंक दिया जाता है तो कई किलोमीटर तक तो उस बच्चे को यही पता नहीं लगता कि मुझे हो क्या रहा है, क्योंकि जो उसके पंख हैं, अगर हम देखें बायोलॉजिकली, तो वो इस तरह से जकड़े होते हैं कि वो जल्दी नहीं खुलते हैं। और 6-7 ये साइंटिफिक फिगर है कि 6-7 किलोमीटर ऊपर ज़मीन से जब उसको लगता है कि अब तो मेरा अंत आ गया, वो उन पंखों को जो बायोलॉजिकली बहुत धीरे खुलने थे खुलता है और फिर पहली बार फड़फड़ाता है। फिर थोड़ी देर बाद उसको पता लगता है कि ऊपर से उसकी माँ उसको पकड़ लेती है कि बच्चा तो मेरा ही है। यहाँ से हमें दूसरी सीख मिली कि ठीक है, बच्चे हमारे हैं, हम इनके मम्मी पापा हैं, पर हमें इतना भी इनको प्यार नहीं देना है कि इसका ये नाजायज़ फ़ायदा उठाए। हमें इनको सारी दुनिया की कठिनाइयाँ फेस करने के लिए तैयार भी करना है। जब तक उस बच्चे ने धूप में रहना, धूप में पढ़ना, धूप में सब कुछ करना ना सीख लिया हो, तब तक उसको एसी की हवा नहीं मिलनी चाहिए। मैं बोल रहा हूँ कि बच्चे हैं बट ओवर प्रोटेक्शन नहीं होनी चाहिए। क्रिसमस और नव वर्ष से पहले ही सैलानियों ने पहाड़ी प्रदेश हिमाचल प्रदेश का रुख करना शुरू कर दिया है। शिमला, मनाली, धर्मशाला, डलहौजी सहित प्रमुख पर्यटन स्थलों में पर्यटकों की संख्या में भारी इजाफा देखा जा रहा है। इससे प्रदेश के पर्यटन कारोबारियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन की तैयारियां भी तेज हो चुकी है। राजधानी शिमला के साथ साथ कुफरी और नारकंडा में भी सैलानियों की चहल पहल बढ़ चुकी है। पर्यटक यहाँ के प्राकृतिक खूबसूरतियों को कैमरों में कैद कर रहे हैं। हालांकि निचले क्षेत्रों में बर्फबारी न होने के कारण कुफरी और नारकंडा पहुंचे कई सैलानी मायूस ही नजर आए। दूसरी ओर बारालाचा, शंकुला और रोहतांग तथा जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हुई बर्फबारी ने पर्यटकों का उत्साह बढ़ा दिया है। मनाली में भी पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखी जा रही है। रोहतांग पास के अलावा लाहौल घाटी का कोकसर क्षेत्र सैलानियों को खासा आकर्षित कर रहा है। रोजाना 100 से अधिक वाहनों के माध्यम से करीब 600 से 700 सैलानी रोहतांग पहुंच रहे हैं, जिससे क्षेत्र में रौनक बनी हुई है। प्रदेश होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष गजेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि हिमाचल में विंटर टूरिस्ट सीजन की शानदार शुरुआत हुई है। वीकेंड पर पर्यटन स्थलों में भारी भीड़ भी देखने को मिलती आ रही है। वहीं ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष नवीन पाल का कहना है कि आने वाले दिनों में यदि बर्फबारी होती है तो पर्यटन कारोबार में जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा। पर्यटन विशेषज्ञ के अनुसार मौसम अनुकूल रहने और बर्फबारी होने की स्थिति में क्रिसमस व नव वर्ष के दौरान हिमाचल प्रदेश देश विदेश के सैलानियों का प्रमुख आकर्षण केंद्र बना रहेगा। शिमला के रिज मैदान पर स्थित ऐतिहासिक चर्च में क्रिसमस को लेकर तैयारियां पूरे उत्साह से चल रही है। चर्च को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। चर्च के प्रीस्ट इंचार्ज डॉक्टर वनीता रॉय ने जानकारी देते हुए बताया कि क्रिसमस के उपलक्ष्य में चर्च में कैरल सिंगिंग और बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रमों की शुरुआत हो चुकी है। इन दिनों श्रद्धालुओं और पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए चर्च को रात के 9:30 बजे तक खोला जा रहा है। डॉक्टर वनीता रॉय ने कहा कि क्रिसमस मनाने का असली अर्थ प्रभु यीशु मसीह के जन्म का स्वागत करना है, जो प्रेम, शांति और भाईचारे का संदेश देते हैं। उन्होंने क्रिसमस ट्री के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि इसे सजाना समृद्धि और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। अंत में डॉक्टर वनीता रॉय ने सभी लोगों को क्रिसमस की शुभकामनाएं देते हुए शांति और प्रेम और सौहार्द की कामना की।
हम लोगों का एडवेंट सीजन क्रिसमस से पहले होता है और एडवेंट सीजन इस बार हमारा 30 नवंबर 30 नवंबर से शुरू हुआ। हमारा फर्स्ट एडवेंट था और दिसंबर की फर्स्ट वीक से ही हम लोगों की कैरल सिंगिंग स्टार्ट हुई और उसमें हम डोर टू डोर जाते हैं, एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं, क्रिसमस की प्रेयर्स करते हैं, फेलोशिप होती है और एक दूसरे के लिए हम प्रेयर्स करते हैं और ये तो हमारा रेगुलर प्रोग्राम चलता है एवरी इवनिंग। 18th को हम लोगों का क्रिसमस ट्री प्रोग्राम था, उसमें बच्चों का प्रोग्राम था और बच्चों ने अच्छे प्रोग्राम्स किए और उसमें उनको गिफ्ट्स दिए गए बहुत सारे। और यस, आज के दिन हम लोगों का कैंडल लाइट सर्विस है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा कैंडल लाइट वर्शिप सर्विस होता है। आज 5:30 क्राइस्ट चर्च शिमला में इसका आयोजन किया गया है और बहुत सारे लोग हम उम्मीद करते हैं आएंगे। सभी के लिए वेलकम है, सब इस चर्च में आएंगे और हम आज के दिन प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं कि पूरी मानव जाति के लिए वो इस दुनिया में आए और एक उद्धार का रास्ता उन्होंने खोला। तो हम उसमें हम लोग प्रार्थनाएं करते हैं, भजन गाए जाएंगे और बाइबल के पाठ पढ़े जाएंगे और इस तरीके से एक क्रिसमस से पहले हम प्रभु यीशु मसीह का स्वागत करते हैं और उनकी आराधना करते हैं। उनके सेकंड कमिंग के, उनकी फर्स्ट कमिंग के लिए हम उनके नाम को महिमा देते हैं। 24th को हमारी वॉच नाइट सर्विस होगी और उसमें भी हमारे चर्च के लोग आते हैं और हम प्रार्थनाएं करते हैं और खास तौर पे हमारी प्रार्थनाएं हमारे देश के लिए, उसमें शांति और प्यार, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में लव, होप, पीस एंड जॉय लेकर आए और वही हम प्रार्थनाएं करते हैं, दुआ मांगते हैं कि हमारे राष्ट्र, हमारे सुंदर खूबसूरत भारत देश के अंदर भी शांति बनी रहे और खास तौर पे हमारे अच्छे ब्यूटीफुल हिमाचल प्रदेश में और शिमला में हमारी ये दुआएं हैं कि शांति हो और ये क्रिसमस सबके लिए बहुत सारी प्यार लेकर आए, घरों में खुशहाली हो, बहाली हो। 25 तारीख को हमारा मेन क्रिसमस की सर्विस होगी जो 11 बजे की गई है और उसमें 11 बजे की सर्विस में यस बाइबल पाठ होंगे, प्रवचन होंगे और गीत भजन होंगे और उसी के साथ साथ हमारे चर्च की कुछ बहनें हैं जो नाटी करेंगी, बच्चों के भी प्रोग्राम्स उसके अंदर होंगे और इस सर्विस के बाद सभी लोगों के लिए एक क्रिसमस फीस्ट या भंडारे का इंतजाम किया गया है और वो भंडारा सभी लोगों के लिए, उसमें सभी लोग इनवाइटेड हैं, उसमें सभी लोग शामिल होंगे। सो यस, थैंक यू। यस, कैंडल लाइट सर्विस पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में मनाया जाता है और हमारे डायसिस ऑफ अमृतसर के अंदर भी सभी चर्चेस में इसको मनाया जाएगा। क्राइस्ट चर्च शिमला में आज के दिन 20 दिसंबर को 5:30 बजे क्राइस्ट चर्च शिमला में कैंडल लाइट सर्विस का आयोजन किया गया है। इसके अंदर हम प्रभु यीशु मसीह के आने के बारे में जो पहले से ही प्रोफेसीज, भविष्यवाणियां की गई थी, वो बाइबल के पाठ पढ़े जाते हैं और पढ़ा जाता है कि जब ये सारी प्रोफेसीज पूरी हो चुकी कि प्रभु यीशु मसीह एक उद्धारकर्ता बनके इस दुनिया में आज से लगभग 2000 साल पहले या 2025 साल पहले इस दुनिया में आए और हम उनके धन्यवाद करते हैं, उनको वर्शिप देते हैं, उनको आराधना देते हैं और दुआएं मांगते हैं तमाम हम इस सुंदर दुनिया के लिए, इस अपने राष्ट्र के लिए और हिमाचल के लिए, सबके लिए कि सभी में प्रॉस्पेरिटी हो, खुशहाली हो, हैप्पीनेस हो और सभी परिवारों में और खास तौर पे हमारे पूरे शिमला शहर के अंदर ये क्रिसमस एक शांति और सुख लेकर आए और ये भी प्रार्थनाएं आज कैंडल लाइट सर्विस के अंदर की जाएंगी। यस, हम लोगों की कोशिश ये रही है इस पूरे साल से ही कि हम लोग लेट नाइट तक चर्च खोलते हैं, क्योंकि हमने देखा कि जितना भी टूरिस्ट है वो इवनिंग टाइम में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट है और ख़ास तौर पे अभी तो सबकी वेकेशंस हैं और बहुत ज़्यादा टूरिस्ट शिमला के अंदर है। सो हम लोग चर्च को 9:30 तक अभी ओपन होता है क्रिसमस डे पर और भी हम लेट नाइट तक इसको चर्च खुला रहेगा ताकि जितने भी टूरिस्ट हैं या हमारे लोकल शिमला वासी हैं वो सब जने यहाँ पर आ सकें और उनके लिए दुआ, प्रार्थना या विजिट जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और यस, बहुत सारे लोग आते हैं और कई बार मैं उनसे मिल पाती हूँ, कई बार नहीं भी मिल पाती हूँ, बट इस क्रिसमस के बारे में, डेकोरेशन के बारे में, चर्च हिस्ट्री के बारे में बहुत सारे लोग पूछते हैं और चर्च टाइमिंग्स और वो अटेंड करना चाहते हैं और कुछ लोग प्रार्थना के लिए भी बोलते हैं। सो यस, ये बहुत अच्छा लगता है। शिमला की ये बहुत ही खूबसूरत मुझे इस चर्च में, क्योंकि हिस्टोरिकल चर्च है, ये चीज़ का अनुभव मुझे भी बहुत अच्छा लगता है और यही हमारी शुभकामनाएं हैं।
राजधानी शिमला में बढ़ते क्राइम और नशे की घटनाओं को लेकर शहर के स्थायी निवासियों ने गहरी चिंता व्यक्त की। उनका कहना है कि विंटर कार्निवल की शुरुआत के साथ ही शिमला में पर्यटकों और स्थानीय लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है, लेकिन इसके साथ ही कई स्थानों पर युवा नशे की हालत में हुड़दंग मचाते नजर आ रहे हैं, जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति प्रभावित हो रही है। स्थायी निवासियों ने मांग की है कि ऐसे संवेदनशील इलाकों में नियमित और सख्त पुलिस गश्त की जाए ताकि नशे और अपराध पर अंकुश लगाया जा सके। उनका कहना है कि मजबूत सुरक्षा व्यवस्था से स्थानीय लोगों के साथ साथ बाहर से आए पर्यटकों को भी सुरक्षित माहौल मिलेगा। स्थानीय निवासियों ने विंटर कार्निवल को लेकर प्रशासन की सराहना करते हुए कहा कि लंबे समय बाद इस तरह की सजावट बेहद लाजवाब रहती है। हालांकि बढ़ती भीड़ के कारण उत्पन्न हो रही ट्रैफिक समस्याओं पर भी उन्होंने चिंता जताई और ट्रैफिक पुलिस से नियमित चेकिंग व प्रभावित ट्रैफिक प्रबंधन की मांग की है। इसी क्रम में राजधानी में लगातार बढ़ते नशे और उससे जुड़े अपराधों पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि शिमला जैसे शांत पहाड़ी शहर में नशे का बढ़ता चलन बेहद चिंताजनक है, जिसका सीधा असर युवाओं के भविष्य और शहर की कानून व्यवस्था पर पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि नशे के कारण चोरी, मारपीट, छेड़छाड़ और अन्य आपराधिक घटनाओं में भी इजाफा हो रहा है, जिससे आम नागरिक खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। नशे को लेकर तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, इसको तो आसानी से रोका भी नहीं जा सकता। ये तो सब जो नागरिक हैं शिमला के या जो बाहर के टूरिस्ट आते हैं, ये भी अच्छे वेल टू डू लोग हैं, चंडीगढ़ से, दिल्ली से और कहाँ से आते हैं यहाँ पर, महाराष्ट्र वगैरह से। तो इतनी की समझ तो इनको भी होनी चाहिए कि ठीक है आप घूमने फिरने आएँ, लेकिन जो खाना पीना है, जहाँ आप ठहरे हुए हैं वहाँ पर आप जो मर्जी खाओ, जो मर्जी पियो, लेकिन पी करके सड़क में मुस्तैदी करना या लोगों को, लेडीज के जो बच्चों को उनकी तरफ नजरें घुमाना, ये तो उचित बात नहीं है। हाँ ठीक है कि टूरिस्ट आना इतने वर्षों से आ रहे हैं, अच्छी बात है। यहाँ के जो हमारे बिजनेसमैन हैं उनको भी कमाई होती है, वरना वो भी अब कुछ नहीं बिजनेस रह गया, क्योंकि अब बिजनेस हर गांव में चला गया है। शिमला शहर बहुत सुन्न हो गया हुआ बिजनेस की तरफ से। तो ये जो टूरिस्ट सीजन है, इसमें जो ये कमा लेते हैं, थोड़ी बात चल जाती है, अच्छी बात है, इसको ये करते रहें। असल में बात ऐसी है कि जो भी ये घटना घट रही है आजकल, क्योंकि लोगों में सामाजिक कुरीतियाँ है, कुछ सामाजिक कुरीति का मकसद है जैसे नशाखोरी होगी, और दूसरा एक मैं ये भी कारण समझता हूँ जो युवा है उनमें बेरोजगारी की समस्या है। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा फैल गई है, और इसीलिए क्या कहते हैं, लोग जो है नशे के उसमें आके इस तरह की घटना देते हैं। और समाज, हमारा कर्तव्य ये भी है कि समाज में जागरूकता फैलाएं। और लोग वैसे तो एजुकेटेड हो गए हैं कि हिमाचल में बहुत ज़्यादा एजुकेशन है, फिर भी कई बार बाहर से लोग आते हैं और यहाँ नशे में जो कार्यक्रम करते हैं, जो आते हैं, जैसे आजकल ये चीटे का बड़ा भारी प्रकोप है, तो इससे भी क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा सरकार भी कोशिश कर रही है कि भी किसी तरह से नशाखोरी बंद हो, परंतु ये जो नशाखोरी है ये बढ़ती जा रही है और युवाओं में ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो ये चिंता का विषय है कि जो आजकल के युवा है उनको किसी सामाजिक गतिविधियों में उनको इस तरह का रोजगार या कोई जैसे खेल के अवसर हो, खेल के मैदान हो, क्योंकि हमारा हिमाचल पहाड़ी क्षेत्र है, तो कोशिश तो है कि जगह जगह स्पोर्ट्स होते थे। जैसे हम पहले बचपन में होते थे तो गांव में कबड्डी का मैच होता था, वॉलीबॉल होता था, और चीज़ें गांव में होती थी। तो नेचुरली वो चीज़ें खासकर बंद होगी। लोग मोबाइल, ये जो चीज़ें मोबाइल में सीमित हो गए, सोशल मीडिया में एक्टिव हो गए, और जो आजकल की जो एक तरह से सीरियल धारावाहिक इस तरह के आ रहे हैं जिसमें क्राइम बढ़ता चला जा रहा है, और लोगों के अंदर एक क्राइम मेंटलिटी भी बढ़ती जा रही है। और ये कोशिश करें भी लोगों को जो है, ये स्पोर्ट्स है, खेल है, लोग सामाजिक गतिविधियों में बाहर निकले, लोग मोबाइल में इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होगी, और उससे देख के जो ये क्रिमिनल एक्टिविटी और नशाखोरी जो बढ़ रही है, इसका ये बड़ा चिंतनीय विषय है। और हिमाचल में बहुत सुंदर स्टेट है, बहुत पर्यावरण अच्छा है, परंतु ये ऐसा है कि लोगों में जो ये बेरोजगारी है, मैं ज़्यादा वो समझ रहा हूँ इसकी वजह से भी, और जो बाहर से आ रहे लोग हैं। मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि शिमला शहर के अंदर जो सजावट हुई है, एक नया ही माहौल बन गया। शिमला शहर में एक मेला जैसा वातावरण बन गया। जो हमारा विंटर कार्निवल की तैयारी है, इसके लिए शिमला एमसी वाले वाकई बधाई के पात्र है, जिन्होंने ये इतनी बढ़िया सजावट की है और एक मेला जैसा माहौल बना दिया गया है।
तैयारियां बहुत अच्छी है, पिछले साल की अपेक्षा इस बार ज्यादा अच्छा माहौल है। भगवान से सिर्फ यही प्रार्थना करते हैं कि बर्फ गिर जाए, जो ताकि इस मेले में मतलब इस विंटर कार्निवल में चार चांद लग जाए। काफी सालों से ना बर्फ नहीं गिर रही, मौसम इतना गर्म हो चुका है और टेम्परेचर काफी हाई है। उस तरीके का जो है, जो मेला का जो माहौल, जो बाहर से जो टूरिस्ट आ रहे हैं भारी संख्या में, हम यहाँ देख रहे हैं। अब जैसे वीकेंड आ रहा है, आज शनिवार है, आज तो वैसे ही बहुत ज्यादा रश है यहाँ पर शिमला शहर में। और आने वाले समय में हम चाहते हैं कि भगवान से यही प्रार्थना है कि बर्फ गिरे, इसमें मतलब कि विंटर कार्निवल में चार चांद लगे और एक अच्छा माहौल शिमला शहर का बने, जो काफी सालों से दिख नहीं रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने नाहन में मीडिया से बातचीत के दौरान कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार द्वारा मंडी में जो घोषणाएं की गई थी और जो दावा किया गया था वह सरासर गलत है। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के 28 लाख महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपए देने का वादा कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले किया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद इसे पूरा नहीं किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले कैबिनेट में ही यह राशि महिलाओं को मिलनी चाहिए थी, लेकिन कांग्रेस सरकार की तरफ से एक भी पैसा नहीं दिया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पर झूठ परोसने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली की रैलियों में कांग्रेस इसी तरह की झूठी घोषणाएं करती रही है। किसानों के मुद्दे पर डॉक्टर बिंदल ने कहा कि कांग्रेस यह दावा करती है कि किसानों के लिए दूध की गारंटी भी पूरी कर दी गई है, जो पूरी तरह गलत है। उन्होंने कहा कि यह केवल जनता को भ्रमित करने की साजिश है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार नित्य प्रति झूठ के नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है और वो झूठ न केवल हिमाचल प्रदेश में परोसा जा रहा है, अपितु हिमाचल के बाहर भी वो झूठ परोसने का काम निरंतर चला है। हिमाचल प्रदेश में मंडी में सरकारी खर्चे के ऊपर एक जमावड़ा इकट्ठा किया गया और वहां पर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमने 7 गारंटियां पूरी कर दी और वो 7 गारंटियों में एक महिलाओं को दिए जाने वाले 1500 रुपया हर महीना भी शामिल है। तो आज जिला सिरमौर की बहनें यहां पर एकत्र हुई और उन्होंने मुख्यमंत्री जी से सवाल किया कि आप कहते हैं कि हमने ये गारंटी पूरी कर दी 1500 रुपया देने वाली, और सिरमौर जिला की चंद बहनों को यह पैसा मिला है या नहीं मिला हमें नहीं पता, परंतु 28 लाख बहनों को 1500 रुपया महीना मिलना चाहिए था। पहली कैबिनेट में मिलना चाहिए था, आज तक एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिली। और यही झूठ परोसने का काम दिल्ली में जाकर और कांग्रेस की रैली में भी किया गया। कांग्रेस की रैली के अंदर देश के लोगों के सामने भी यह झूठ परोसा गया कि हमने हिमाचल प्रदेश में 10 में से 7 गारंटियां पूरी कर दी और साथ ही यह कहा गया कि हमने किसानों के लिए दूध की गारंटी भी पूरी कर दी। हमारे पास वो रिकॉर्डिंग्स हैं, आप मीडिया के लोग हैं, आपके पास भी वो सब कुछ है। हिमाचल प्रदेश की दीवारें आज भी 3 साल बाद भी मुंह बोल रही हैं कि 100 रुपए लीटर दूध खरीदा जाएगा। 1 लीटर भी दूध प्रदेश की सरकार ने 100 रुपए में नहीं खरीदा है। इसलिए ये जनता को बरगलाने का जो काम चला है, ये हिमाचल की जनता जान चुकी है कि केवल और केवल धोखा है, केवल और केवल और जनता को बरगलाने का प्रयास है। कांग्रेस पूरी तरह दिशाहीन हो गई है, नेतृत्वहीन है
और लक्ष्य विहीन है। जो घुसपैठिए हैं, जो बाहर के देशों से आकर के देश के अखराजात, जो देश की और संसाधन है, उन संसाधनों के ऊपर जो डाका डाल रहे हैं, उन घुसपैठियों के समर्थन में कांग्रेस पार्टी खड़ी है और स्पेशल एसआईआर जो हो रहा है, उस एसआईआर का विरोध कर रही है। वो स्पष्ट करें कि वो घुसपैठियों को यहां पर क्यों रखना चाहते हैं, कौन सी ऐसी मंशा है जिसके कारण वो बांग्लादेश के और अन्य देशों के और रोहिंग्या को संरक्षण देना चाहते हैं। आज ये सवाल खड़ा होता है कि वो उनको भारत के युवाओं के अधिकारों के और खिलाफ वो घुसपैठियों को समर्थन क्यों दे रहा है, ये स्पष्ट करने की जरूरत है। और हिमाचल प्रदेश के अंदर भी ये स्थिति है कि वो निरंतर कोई ना कोई ऐसी गतिविधि कर रहे हैं जिससे हमारे यहाँ के जो लोग हैं उनके अधिकारों पर निरंतर डाका डल रहा है। आज प्रदेश की जनता पूरी तरह और मुखर होकर प्रदेश सरकार के खिलाफ खड़ी हुई है। श्रम कानूनों में किए गए बदलावों के विरोध में सीटू ने हमीरपुर के गांधी चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और नए श्रम कानूनों को मजदूर विरोधी बताया। सीटू नेताओं ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा घोषित श्रम कानून सुधारों के तहत काम के घंटे बढ़ा दिए गए हैं, जो श्रमिकों के शोषण को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने 12 घंटे का श्रम कानून लागू कर दिया है, जो पूरी तरह गलत है और मेहनत मजदूरी करने वाले लोगों के अधिकारों पर सीधा हमला है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि नई व्यवस्था के तहत फैक्ट्रियों में काम करने के घंटे 9 से बढ़ाकर 12 घंटे कर दिए गए हैं, जो सरासर गलत है। और उस विकसित भारत का अगर हम देखते हैं वो क्या कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, तो जो श्रम कानून भी बदले गए हैं, तो विकसित भारत के बनाने में एक अगला कदम जिसको बताते हैं, ये श्रम कानून इस देश की जनता को पूरी दुनिया के जो मजदूरों ने लड़के जो 8 घंटे का काम करने का अधिकार हासिल किया है, उसे खत्म कर देता है। ये 12 घंटे का कानून जो है उन्होंने बनाया। पूरी दुनिया के अंदर हमारे देश को छोड़ दिया जाए तो महिलाओं से आवश्यक सेवाओं के अलावा अब ये कहते हैं कि महिलाएं रात को भी काम करेंगी, खदानों के अंदर, प्रोजेक्टों के अंदर, कहीं पे भी काम करेंगे। जबरदस्ती जो है महिलाओं से रात को काम लिया जा सकता है। ये बात करते हैं कि मजदूरों को इससे लाभ होंगे, सुरक्षा होगी। ये ऐसा लाभ होगा कि जहां मजदूर ना तो संगठन बना सकता है, ना तो अपने यूनियन बना सकता है। और अगर यूनियन नहीं बना सकता है, अपना संगठन नहीं बना सकता है, तो रोजगार तो आपने लिखा है इनके ऊपर, एक छोटे टाइम के लिए रोजगार देंगे। आप देख रहे हैं आजकल सरकारों की जो भर्तियां हो रही है, क्या हो रही है, मल्टीटास्क वर्कर, वेतन 5,000 रुपए, कोई बीमा मित्र, कोई बैंक मित्र, कोई बिजली मित्र, काम पूरा, मगर वेतन कितना मिलेगा? 5,000 रुपया, 7,000, बड़ी हद तक हो गया 10,000 रुपए। हमारे देश में कानून था न्यूनतम वेतन का कानून, कि उससे नीचे वो वेतन जो है किसी मजदूर को दिया नहीं जा सकता। नए श्रम कानूनों में जिसको विकसित भारत के लिए मोदी सरकार ने बनाया है, इस परिभाषा को बदल दिया है, उसकी जगह पे नया कानून ले आए हैं। अब जो मिनिमम वेज होगा, मिनिमम फ्लोर लेवल वेज होगा, जिसका निर्धारण 168 रुपए है। बहुत सारे राज्यों के अंदर, केरल जैसे राज्य के अंदर 874 रुपए का न्यूनतम वेतन है। हिमाचल प्रदेश के अंदर भी 432 रुपए का, 425 रुपए का न्यूनतम वेतन है। मगर मोदी सरकार का जो विकसित भारत बनाने के लिए जो मजदूरों का वेतन है, उसका निर्धारण 168 रुपए से वो शुरू करेंगे। और अभी 2-3 दिन पहले पार्लियामेंट के अंदर एक और नया कानून ले आए, मनरेगा को खत्म करें।
प्रधानमंत्री बने थे तो आते ही बात बोलते थे कि मनरेगा जो है कांग्रेस की नाकामियों का स्मारक है। बहुत कोशिशें की इसको बंद करने की, वो बंद तो नहीं कर सके, मगर लगातार उसके बजट में कटौती करते गए और उसका असर ये हो गया कि हमारे देश में मजदूरों को जो एक औसतन कानून गारंटी का कानून है कि कम से कम 100 दिन का रोजगार मिलना चाहिए, हिमाचल प्रदेश के अंदर जिसे 120 दिन किया गया था, वो एवरेज जो है 40 दिन के आसपास जो है भी मजदूरों को काम पूरे देश के पैमाने पर, हिमाचल प्रदेश के पैमाने पर नहीं मिल रहा है। और मनरेगा सिर्फ कोई कानून नहीं है, मनरेगा हर उस गांव के मजदूर का, गरीब का, विधवा का, महिला का वो जीने का सहारा है जिसके पास आय का कोई साधन नहीं है। अगर मनरेगा खत्म कर देंगे तो जो करोड़ों करोड़ों जो लोग हैं, गांव के मजदूर हैं, गरीब हैं, उनका जीने का सहारा भी मोदी सरकार छीन लेगी। इसीलिए आज ये हमारा विरोध प्रदर्शन है और हम भी मोदी सरकार को ये बताना चाहते हैं कि अगर आपने देश के मजदूरों के ऊपर इस तरीके का हमला करना है तो मजदूर भी आपके हमलों का मुकाबला करेगा। होमगार्ड विभाग जुब्बल की ओर से जुब्बल कोटखाई क्षेत्र के सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की जानकारी कंपनी कमांडर रमन नेपटा ने दी। कंपनी कमांडर रमन नेपटा के नेतृत्व में आयोजित इस प्रशिक्षण में सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को आपदा प्रबंधन, आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने, राहत एवं बचाव कार्य, प्राथमिक उपचार तथा जन सुरक्षा से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी दी जा रही है। रमन नेपटा ने बताया कि इस प्रशिक्षण का उद्देश्य वॉलंटियर्स को हर प्रकार की आपात स्थिति में प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए सक्षम बनाना है ताकि किसी भी प्राकृतिक और मानव जनित आपदा के समय आम जनता को तुरंत सहायता पहुंच सके। होमगार्ड विभाग द्वारा चलाए जा रहे इस प्रशिक्षण कार्यक्रम से जुब्बल और कोटखाई क्षेत्र में सिविल डिफेंस की मजबूत देखी गई और स्थानीय स्तर पर आपदा प्रबंधन व्यवस्था को और अधिक मजबूत किया जा रहा है। जो ये सिविल डिफेंस वॉलंटियर की ट्रेनिंग हो रही है, यह बुढ़ाल पंचायत में की जा रही है। यह 16 तारीख से स्टार्ट हुई थी। यह 5 दिन का शिविर है। इसमें जुब्बल और कोटखाई के 78 सिविल डिफेंस वॉलंटियर ने भाग लिया और इस ट्रेनिंग के माध्यम से हम इन्हें सिविल डिफेंस के बारे में संपूर्ण जानकारी, फायर फाइटिंग के बारे में जानकारी, डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में जानकारी और फर्स्ट एड के बारे में जानकारी, सर्च एंड रेस्क्यू के बारे में जानकारी प्रदान कर रही है। जो ये 5 दिन का शिविर लगा है, यह जुब्बल कोटखाई दोनों का इकट्ठा लगा है सर जी। इसमें जुब्बल से भी है और कोटखाई से भी है जी, दोनों को जोड़ के 78% है सर। तो मैं आपको ये बताऊं, जिस तरह से ये डिजास्टर चला हुआ है आपको पता है जी। तो ये सरकार द्वारा जो ये वैकेंसी निकाली है, इसके लिए मैं सरकार को थैंक्स करना चाहता हूँ। सराहनीय कार्य है क्योंकि जो ये जुब्बल कोटखाई एरिया है, यहाँ पे 78% जो लिए गए है, और अगर कभी इन बिटवीन यहाँ जुब्बल कोटखाई में कुछ डिजास्टर आता है तो इनको पता है कि भाई यहाँ की ज्योग्राफी कैसी है और किस तरह से काम करना है, भौगोलिक परिस्थितियां कैसी है। तो इस तरह से इनको हम तैयार कर रहे हैं कि अगर इन बिटवीन जुब्बल या कोटखाई में कुछ डिजास्टर आता है तो ये फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में कार्य करेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे, लोगों को डिजास्टर के बारे में अवेयरनेस करेंगे। आज के दिन इसकी क्लोजिंग है 20 तारीख को, जो 5 दिन का शिविर लगा हुआ था। आज इनके अभी तो पेपर हुए थे, अभी रिटर्न टेस्ट है और आफ्टर लंच इनके जितने भी हमने प्रैक्टिकल वर्क इनको कराया, वो फर्स्ट एड से रिलेटेड हो, चाहे सर्च एंड रेस्क्यू से हो, चाहे फायर से है, जो जितने भी कराया उसके उनका हमने प्रैक्टिकल लेना है। मैं आखिरी में युवाओं को ये संदेश दूंगा, जो जिस तरह से ये एक्टिविटी होती है, जो सरकार ने ये मुहिम चलाई है कि डिजास्टर के बारे में लोगों को जागरूक कराए, इसमें सरकार का सहयोग करे, नशे से दूर रहे और जो लोगों के बीच अच्छी नॉलेज प्राप्त करे, लोगों को अच्छी नॉलेज दे और जो सोशल एक्टिविटी होती है इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले ताकि लोगों को अवेयरनेस किया जा सके। छोटा शिमला स्थित सचिवालय के बाहर दृष्टिहीन संघ लंबे समय से धरना प्रदर्शन जारी रखे है। खुले आसमान के नीचे संघर्ष कर रहे दृष्टिहीन अपनी मांगों को लेकर सरकार के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। हिमदर्शन से बातचीत में बताया कि सरकार की ओर से 24 दिसंबर तक बैठक का समय दिया गया था, जिसका संघ को अब इंतजार है। उन्होंने कहा कि जैसे ही 24 दिसंबर आएगी और सरकार की ओर से जो भी निर्णय लिया जाएगा, उसके बाद आगे की रणनीति का फैसला किया जाएगा। आने वाला समय ही बताएगा कि
दृष्टिहीन संघ अगला क्या कदम उठाने वाला है। राजेश ठाकुर ने यह भी कहा कि इस बार संघर्ष को व्यापक समर्थन मिल रहा है। कई बड़े एनजीओ और सामाजिक संगठन दृष्टिहीनों के समर्थन में सामने आए हैं। इन संगठनों में रोमित सिंह ठाकुर, राकेश सिंह सहित अनेक संगठन शामिल होंगे, जिन्होंने धरने में साथ खड़े होने और मांगों को मजबूती से उठाने का भरोसा दिलाया है। दृष्टिहीन संघ का कहना है कि जब तक उनके जायज मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक उनका शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहेगा। सचिवालय के बाहर चल रहा यह धरना अब सामाजिक संगठनों के समर्थन के साथ और तेज होता दिखाई दे रहा है। मेरा नाम राजेश ठाकुर, मैं नागपुर शहर का रहने वाला हूँ। जो ये हमारा संघर्ष चल रहा है, इसके लिए पूरे 785 दिन हो चुके हैं और खुले आसमान के नीचे आज हमें लगातार 55 दिन हो चुके हैं। जी, सरकार की ओर से कुछ नहीं हो रहा है, ओनली झूठी गोलियां, झूठे आश्वासन चल रहे हैं। जैसे कोई अनिश्चितकालीन धरना चलता है, सबसे पहले सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उनको स्थायी स्थान दिया जाए, हर चीज़ की सुविधाएं उनको दी जाए। लेकिन यहाँ सुविधा की दूर की बात है, यहाँ तक सरकार की कोई ना मंत्री, ना विधायकगण, ना शासन प्रशासन के लोग तक हमारे साथ बातें करने नहीं आ रहे हैं। जो भी आज तक मीटिंग हुई वो बेनतीजा क्यों हुई? वो बेनतीजा इसीलिए हुई, जो बड़े बड़े मंत्री लोग हैं, मुख्यमंत्री है, विधायक लोग हैं, बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी है, वो कागजों पे हमें दे रहे हैं, कागजों के लिए उनकी हामी भरी है, लेकिन ग्राउंड जीरो में क्यों नहीं उतारे हैं? इसका सबसे बड़ा कारण या सरकार के दिल में जो है दिव्यांगों के प्रति दया भावना खत्म हो चुकी है, हीन भावना रखते हैं, तभी हम रोडों पे ठोकरे खा रहे हैं। बाकी अभी भी मीठी गोली सरकार ने दी है कि 22 से 24 तारीख तक आपको उस तरह बैठक दी जाएगी और आपको जो भी समस्या आ रही है इनको दूर करने का सरकार भरपूर सहयोग करेगी, ऐसा तो सरकार कहती है। लेकिन ये मीटिंगों में कहती है, जो प्रोसीडिंग की कॉपी आती है या जमीनी स्तर की जो सच्चाई है वो बस से बदतर दिव्यांगजनों की हो रही है। हमें आज परिवार चलाने में मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जो हमारे लिए पुरानी सुविधाएं लगाई थी जयराम सरकार जी ने कि सहारा पेंशन हमें मिलती थी, वो भी कुछ सरकार ने बंद कर रखी है। दूसरा जो बस हिम कार्ड बस आप लोगों का भी शायद बन रहा है, सबका बन रहा है, उससे भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर सरकार दिव्यांगजनों को हिम बस कार्ड में जोड़ना चाहती है, उसका चलो हम सरकार का स्वागत करते हैं, लेकिन उसमें दिव्यांगों से कोई पैसा नहीं लिया जाना चाहिए और जो हमारे यूडीआई कार्ड है उसके साथ वो लिंक होना चाहिए क्योंकि उसके साथ हमारे सारे दस्तावेज लिंक हुए हैं और वही हमारा दिव्यांगों की सबसे बड़ी पहचान है। जी देखो, जैसे सरकार का तो सतेला हुआ 2.5 सालों से चल रहा है, इसके जो भी हिमाचल प्रदेश की देवतुल्य जनता है, दानी सज्जन है, बड़े बड़े एनजीओ है, तो हमारी कुछ एनजीओ के साथ बातचीत भी हुई है कि अगला चक्का जाम जो भी आपका होगा, दानी सज्जनों से बात हुई है कि हम इस जो दिव्यांगों की आवाज बनेंगे और इस आंदोलन को हम जन आंदोलन बनाएंगे। तो अगर 24 तारीख तक हमें हाई लेवल मीटिंग नहीं मिल जाती है, हमारी समस्या का हल नहीं होता है, तो हम बड़े बड़े जो भी संगठन है, हो जाए किसान सभा के संगठन है जैसे राकेश सिंघा जी, संजय चौहान जी, रोमित सिंह ठाकुर जी और एक साहस एनजीओ है जो हमारे लिए भरपूर काम कर रहे युवा से सजी टीम है, तो इस तरह से संगठनों के साथ संपर्क साधने की कोशिश भी करेंगे 1-2 दिनों में और इस आंदोलन को हम अब जन आंदोलन बनाएंगे, जनता का सहयोग लेंगे, बड़े बड़े संगठनों का सहयोग लेंगे और सरकार की जो भी गंदी राजनीतियां है इसको हम ईंट से ईंट बजाएंगे, सरकार को हम जवाब इस तरीके से अब देंगे। हिमाचल प्रदेश में सेब की खेती को भारत के सबसे जोखिम भरी कृषि गतिविधियों में माना जाता है। एक ही मौसम में बागबान की साल भर की मेहनत, पूंजी और उम्मीदें दांव पर लगी होती हैं। मौसम की मार, ओलावृष्टि, बीमारी या बाजार में गिरावट से पूरी कमाई प्रभावित हो सकती है। सीकर इनोवेशन के फाउंडर नितिन गुप्ता का कहना है कि इस जोखिम के बावजूद बागबान हर साल खाद, दवाइयों, मजदूरी और बागान प्रबंधन पर भारी खर्च करता है, लेकिन सही ग्रेडिंग ना होने से किसान को अक्सर उसकी मेहनत का पूरा दाम नहीं मिल पाता। अगर एक पेटी में सेब
एक जैसे नहीं हो तो पूरे लॉट की कीमत गिर जाती है। हिमाचल में हर साल करीब 4 करोड़ सेब पेटियों का उत्पादन होता है। औसतन एक परिवार को लगभग 400 पेटियां मिलती है, जिससे आमदनी करीब 6 लाख रुपए होती है, जबकि शुद्ध लाभ केवल 2 से 3 लाख रुपए तक रह जाता है। वहीं जो कंपनियां सेब में ग्रेडिंग, पैकिंग और स्टोरेज करती है, वे ज्यादा मुनाफा कमाती है। इस साल ऊपरी हिमाचल में करीब 30 लाख पेटियां सेब कोल्ड और सीए स्टोरेज में रखी गई, जिनका संचालन कुछ गिने चुने बड़े खिलाड़ियों के हाथ लगा है। नितिन गुप्ता बताते हैं कि पहले सेब की छंटाई मशीनों या तय नियमों से होती थी, जो हर सेब की सही गुणवत्ता नहीं पहचान पाती। अब एआई और कंप्यूटर कोड की मदद से रंग, आकार और गुणवत्ता को बेहतर तरीके से पहचाना जा रहा है, जिससे बागवानों को सही दाम मिलने की उम्मीद बढ़ी है। उनका कहना है कि आने वाले समय में एआई आधारित ग्रेडिंग से हिमाचल का सेब कारोबार और मजबूत होगा। अब और भी एक जटिल जो प्रॉब्लम आ रही थी वो आ रही थी जो सी ग्रेड अपना बी ग्रेड है, जो भी उसके अंदर ऐसे ऐसे डिफेक्ट्स हैं जो सिर्फ हम आंख से देख सकते हैं, उसको हम कैसे पकड़े, और वहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल आता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम मशीन्स को पिक्चर्स दिखाते हैं उन सेबों की जहां पर दाग लगे होते हैं। तो मशीन पिक्चर खींच वो हम उनको ये बताते हैं कि ये अगर दाग लगा हुआ है इसका मतलब कि ये बी ग्रेड है। ये सारे इस तरीके से उसको मशीन को ट्रेन करते हैं, और उसके बाद में वो मशीन अपने आप वो डिसीजन लेने लग जाती है कि इसका मतलब कि बी ग्रेड क्या है। और वो जो बी ग्रेड की छटाई है अब वो 100% मशीनों पे होने लगती है। उसका ये बेनिफिट हुआ है कि अब किसानों को कोई भी लेबर नहीं लगानी है, उनको सिर्फ सेब डालना है, मशीन में से निकला, और पैकिंग करनी है। पैकिंग के टाइम पे भी आपको कोई स्किल लेबर की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो जिसको देखना भी पड़ेगा सेब को कि हाँ इसमें कोई काला दाना तो नहीं, इसमें कोई पक्षी का खाया हुआ तो नहीं है, कोई इसमें पिन होल तो नहीं है, वो सारा कुछ मशीन ऑलरेडी निकाल चुकी होती है। तो आपको जल्दी जल्दी पैक करना होता है, तो उससे बड़ी एफिशिएंसी निकल जाती है, और प्राइसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब मैं बात करूंगा यूनिट इकोनॉमिक्स की फार्मर की इकोनॉमिक्स कैसे इससे स्ट्रॉन्ग होती है, उससे क्या बेनिफिट रहते हैं। आप ये सोचिए कि अगर मान लो कोई किसान मैनुअली ग्रेड करके सेब लेके जा रहा है, और उसके अंदर एक बॉक्स के अंदर कहीं पर भी बी ग्रेड दाना चला ही जाता है, और वो एक पॉसिबिलिटी है, ह्यूमन एरर हो सकता है, जो मैनुअली लोग पैक कर रहे हैं उनमें से कुछ ना कुछ दाने जो बी ग्रेड के थे उसमें चले गए। अब जो खरीदार है उसकी एक ही इच्छा रहेगी, वो भी ये देखना चाहेगा कहीं पर भी अगर कोई गलती है तो उससे मैं यूज करके कैसे उसके रेट को कम कर सकता हूँ, और वही होता है एग्जैक्टली। उसके रेट को कम, उससे रेट कम गिर जाते हैं। अब अगर मशीन से ये सारा कुछ हो रहा है तो सबसे पहले तो सबसे बड़ी बात कि आपको स्किल्ड लेबर की जरूरत नहीं पड़ती किसान में, वो डायरेक्टली मशीन से ग्रेड होके निकल जाएगा अपने आप। जो बी ग्रेड है बी ग्रेड अलग निकल जाएगा, चढ़ जाएगा। अब जो बॉक्स में आएगा वो सारा एक जैसा आएगा, एक बिल्कुल परफेक्ट ग्रेडेड होएगा, उसमें कोई बी ग्रेड नहीं होगा, ए ग्रेड सारा एक साथ नहीं आएगा, तो उसकी आपको मार्केट में वैल्यू भी ज्यादा मिलती है। आप जो भी खरीदार है उसको ये बोल सकते हैं कि हमारा जो सेब है वो 100% मशीन ग्रेडेड है, और जो मशीन ग्रेडेड होता है उसकी वैल्यू लोग ज्यादा देते हैं। और होता क्या है, जहां मशीन लगी होती है, सुरेंद्र जी बताएंगे इनकी मशीन पे भी खरीदार अपने आप आ जाते हैं। जब खरीदार वहीं आ जाता है जहां मशीन लगी होती है, उसको पता होता है कि अगर ये ऑप्टिकल मशीन लगी है तो मेरा जो सेब निकलेगा वो परफेक्ट निकलेगा, उसका मैं एक्स्ट्रा भी पैसा दे दूंगा। तो फार्मर जो आगे होता है उसको भी बेनिफिट मिलता है। आई एम सॉरी, इससे आगे बढ़े मैं एक चीज और बताऊंगा। हम सिर्फ हमारा जो सोच रही है वो हमेशा से प्रॉब्लम सॉल्विंग की रही है। हम प्रॉब्लम को पकड़ते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। हम सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ ग्रेडिंग सॉर्टिंग पे काम कर रहे हैं। हमने हमारा जो मेन उद्देश्य ये कि टेक्नोलॉजी जो है, जो जितना फार्म गेट पे, जितना फार्मर के पास जाएगी उतना उसको बेनिफिट मिलेगा। वैल्यू एडिशन जितना फार्मर के पास में होगा उतना ज्यादा बेनिफिट होगा। तो हम इसके साथ में बहुत सारी नई नई चीजें लेके आने वाले हैं, जैसे कि एंटी हेल सिस्टम है, जिसमें नेट्स हैं वो ऑटोमेटिकली क्रैंक के साथ में खुल जाते हैं, बंद हो जाते हैं। ट्रांसपोर्ट के लिए जो क्रेट्स हैं आपकी, वो ऑर्चर्ड में नीचे से ऊपर तक पहाड़ पे अपने आप चल सकती हैं, उसके लिए रेल सिस्टम लगता है। इसके साथ में हम छोटे कोल्ड स्टोर लेकर आ रहे हैं, ताकि जो फार्मर है वो 1000-2000 अपने जो क्रेट्स हैं वो स्टोर कर सके महीने 2-3 महीने तक, ताकि उन फार्मर के पास जाएगी, फार्मर की इनकम बढ़ेगी। तो यही उद्देश्य था हमारा।